नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। यही कहा जाता है, यही माना जाता है कि देश में लोकतंत्र तभी स्ट्रांग रहता है जिस देश में अपोजिशन यानी विपक्ष मजबूत रहता है, क्योंकि वो सरकार पर नजर रखता है, उसके जो गलत काम होते हैं उसके लिए उसे क्रिटिसाइज करता है, समय समय पर सलाह देता है। लेकिन देश में जिस तरह से घटनाक्रम घट रहे हैं और कहीं ना कहीं से जो आवाजें हैं लगातार इस तरह की सामने आ रही है कि हमारे देश का विपक्ष धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और इसके पीछे दो बड़ी वजह है जो सामने नजर आ रही है। एक तो खुद ही ये वजह है कि जिस तरह से ऑपोजिशन है उसके जो नेता हैं फ्रस्ट्रेट होके और उनमें आपस में ही गुटबाजी का शिकार होकर के अपनी पार्टी छोड़ करके वो एनडीए और बीजेपी को अपना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनका भविष्य, एक सिक्योर भविष्य इसी में है। और लालच भी होता है क्योंकि सरकार में है और कोई ना कोई पद मिल सकता है, कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जा सकता है। और दूसरा एक बड़ा आरोप जो लगातार सरकार के ऊपर लग रहा है कि वो धीरे धीरे एक योजनाबद्ध तरीके से विपक्ष को खत्म कर रही है। और हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल्स भी सामने नजर आते हैं कि विपक्ष या तो मजबूर हो गया है, उसके जो एमएलए हैं, एमपी हैं, वो टूट टूट के एनडीए में आ रहे हैं और या उन्हें एनडीए में लाया जा रहा है। हाल फिलहाल में अगर हम पंजाब का एग्जाम्पल सबसे पहले देखें, पंजाब में बादल और बीजेपी की जो एक तालमेल चला आ रहा था, काफी सालों से चला आ रहा था, किस तरह से बीजेपी ने अपने आप को अलग किया बादल ग्रुप से। यहां पर अगर हम देखें दोनों ही तरफ से गड़बड़ हुई। बादल ग्रुप ने पहले जो है कई मांगों के लिए बीजेपी का अपोज शुरू किया। उसको लग रहा था कि बीजेपी जो है पंजाब में उनके बिना जा नहीं सकती, उनके बिना रहेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आगे बढ़कर कुछ ऐसी मांगे सरकार के सामने रखी जो सरकार को मंजूर नहीं थी, और अपने आप ही फिर बीजेपी ने हाथ छिटक लिया। और हाल देखिए आज अगर हम शिरोमणि अकाली दल बादल जो है उसका अगर हम हाल देखें तो हाल उसका बुरा ही है। लोकसभा में उनका एक भी सदस्य नहीं है। शिवसेना का हाल सबके सामने ही है, जिस तरह से शिवसेना बिखर गई है और एनडीए ने, बीजेपी ने उनके एमएलए को लपक लिया और महाराष्ट्र में सरकार बना ली है, तो वहां भी विपक्ष जो है कमजोर हो गया है बिल्कुल। और इसी तरह से जो एक चर्चा चल रही है कि ये जो सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से हालात बिहार में बन रहे हैं, आने वाले समय में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि विपक्ष जो बिहार में भी जो है जेडीयू जो है उसको बीजेपी अपने से बिल्कुल अलग कर ले, उसको सप्रेस करे या उसको खत्म करने की कोशिश करे, और या जेडीयू के जो एमएलए हैं वो खुद जेडीयू से निकलकर बीजेपी का दामन थाम ले। और इन्हीं सब बातों पर हमने चर्चा की। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हबीब अख्तर हैं और वरिष्ठ पत्रकार विनोद शुक्ला हैं। आप सभी का न्यूज नशा में बहुत बहुत स्वागत है। राशिद अल्वी जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि कांग्रेस के बहुत से वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हो गए, और इसके पीछे बड़ी वजह आप माने या ना माने यह भी रही है क्योंकि उनको कांग्रेस में वो स्थान नहीं मिल रहा है, वो गरिमा नहीं मिल रही है, वो इज्जत नहीं मिल रही है जिसके वो हकदार हैं, और उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, एनडीए को स्ट्रांग किया है। लेकिन दूसरी तरफ आपको लगता है कि क्या सच में सरकार धीरे धीरे विपक्ष को खत्म कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से गई है तब से उन्होंने ये मन बना लिया है कि देश की जनता जो सोचे वो सोचे, राजनीतिक दल जो सोचे वो सोचे, वो अपने उसी रास्ते पर चलते रहेंगे जहां देश के सारे विपक्ष को खत्म कर दिया जाए। बादल उनके खिलाफ में, उनको खत्म करने की कोशिश की गई। शिवसेना ने उनका साथ नहीं दिया, तो अब शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए जितनी एजेंसीज हैं, वो तमाम एजेंसीज, चाहे वो सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल वो करते हैं, डराते हैं। देश का शायद ही कोई विपक्ष का नेता हो जिसके खिलाफ कार्रवाई ना हो रही हो। मेरी इत्तला के मुताबिक
करीब करीब देश के 150 नेताओं के केसेस पेंडिंग है। जब चाहेंगे फाइल खोल देंगे, उनको बुला लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर देश से विपक्ष खत्म हो जाएगा, विपक्ष कमजोर हो जाएगा, तो सत्ताधारी पार्टी डिक्टेटर बन जाएगी। और आज वही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरीके से डिक्टेटर बन गई है। प्रधानमंत्री देश के अंदर कुछ भी होता रहे, खामोश रहते हैं, नहीं बोलते हैं। आज तक 8 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर नहीं की। विपक्ष महाराष्ट्र का हो कि उत्तर प्रदेश का हो कि कांग्रेस पार्टी हो, हर राजनीतिक दल को आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको खत्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। ईडी इस्तेमाल हो रही है, सीबीआई इस्तेमाल हो रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। देश को उस दिशा में ले जाया जा रहा है जहां पे मैं कह सकता हूं कि बीजेपी वन पार्टी रूल चाहती है। भारत को चाइना बना देना चाहती है, जहां पे सिर्फ बीजेपी की सरकार हो, नफरत का अंधेरा पूरे देश के अंदर फैले। ये जिम्मेदारी अब विपक्ष की है कि एक साथ इकट्ठा होकर मुकाबला करे, सत्ता के लिए नहीं, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। समय बताएगा कि विपक्ष ऐसा करता है या नहीं करता। तो गंभीर आरोप यहाँ पे राशिद अल्वी जी ने लगाया है कि धीरे धीरे विपक्ष को खत्म कर रही है और लगभग 150 विपक्ष के नेता है जिनके अगेंस्ट कोई ना कोई केस चल रहा है। जब मर्जी आती है सरकार उनकी फाइल खोल लेती है और एजेंसीज के माध्यम से, उनकी मदद से सप्रेस किया जा रहा है, विपक्ष को दबाव डाला जा रहा है। और यहाँ पे उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का एग्जाम्पल भी दिया, जिन्होंने कहा है कि अगर लोकतंत्र में अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सरकार जो है डिक्टेटर बन जाएगी। उन्होंने कहा है कि ऐसा देखने में आ रहा है। हबीब जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता नहीं है कि क्या पूरा यही मामला है कि सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से या विपक्ष को दबा रही है? दूसरी तरफ अगर हम देखें कि ऐसा भी है कि जो नेता छोड़ के आ रहे हैं सरकार में, एनडीए में शामिल हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से बहुत ज्यादा नाराज है, खफा है। उनको लग रहा है उनको वो स्थान नहीं मिल पा रहा है पार्टी में जिसके वो हकदार हैं। अनु जी, आपने जो बात कही है उसे थोड़ा सा पलट देता हूं मैं कि जिस पार्टी ने, जिस संगठन ने, जिस सरकार ने बीजेपी को पाला पोसा, बड़ा किया, संरक्षण दिया, बीजेपी ने उसके साथ धोखेबाजी की, षड्यंत्र रचा, उसे कमजोर किया, उसकी सरकारों को गिराया। मैं तथ्यों के साथ ये बातों को कह रहा हूं। आप देखिए, आपातकाल के बाद एक आंदोलन की तरह जो पार्टी, जनता पार्टी शासन में आई, उस पार्टी को किसने तोड़ा, उसके साथ धोखेबाजी किसने की, उसके साथ छल कपट किसने किया, दोहरी सदस्यता का सवाल उठा। जनसंघ वाले दोहरी सदस्यता वाले थे और सारे लोग, सारी पार्टियां जो उसमें शामिल हुई थी, उन्होंने अपने आप को उसमें मर्ज कर लिया था। दूसरा वाकया बताता हूं। वीपी सिंह की सरकार थी केंद्र में, और केंद्र की सरकार किसने तोड़ी, किसने धोखा किया? जिस सरकार ने बीजेपी जनसंघ को ठीक तरीके से संरक्षण दिया और सरकार में महत्वपूर्ण पद दिए, उसको कमंडल की राजनीति करते हुए, अगले पिछड़े की राजनीति करते हुए किसने गिराया उस सरकार को? ये जनसंघ थी, ये बीजेपी थी, ये आरएसएस थी।
लोग इतिहास नहीं जानते हैं, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। दरअसल ये पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। हर चीज को जुमला बना के इस्तेमाल करती है ये पार्टी। दरअसल एक बात समझने की जरूरत है, ये पार्टी नहीं है, पार्टी का नाम है। चाहे जनसंघ हो, भाजपा हो, असली में इसकी शिक्षा, दीक्षा, संस्कार आरएसएस के दिए हुए हैं। और आरएसएस मीठा बोल के आपको फिनिश करने, खत्म करने की राजनीति करना भली भांति जानती है। कौन नहीं जानता? 70 साल, 75 साल कह लो, कुछ भी कह लो, किसने पाला पोसा आरएसएस को? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने पाला पोसा, इनके लोगों को एडजस्ट किया, दिल्ली हो या केंद्र हो या कहीं पर भी हो। लेकिन इन्होंने सत्ता में आते ही कांग्रेस मुक्त भारत की बात की। कितना छल कपट ये करते हैं पता है आपको? इस पार्टी ने सभी लोगों को धोखा दिया, सभी नेताओं को धोखा दिया, सभी पार्टियों को धोखा दिया। जम्मू कश्मीर में टीडीपी पार्टी ले लीजिए, महबूबा मुफ्ती को ले लीजिए, साथ सरकार बनाई और उनका क्या हाल किया? कब वो अछूत थे और कब वो उनको गले लगा लिया। राष्ट्रभक्ति की माला जपते हुए ये पार्टी सबको निगलना चाहती है। हिंदू की माला जपते हुए सबको निगल लेना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है। ये बात सब लोग समझ नहीं पाए हैं, समझेंगे देर और दुरुस्त। आप सोचिए एक बात को कि दिल्ली के अंदर लोगों को लगता है केजरीवाल की पहली सरकार कांग्रेस ने गिराई या केजरीवाल ने खुद जाके इस्तीफा दे दिया? नहीं, दिल्ली विधानसभा के अंदर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनौती दी बीजेपी ने केजरीवाल की सरकार को, हम तुम्हारी सरकार गिरा देंगे, तुम अल्पमत में हो। इसलिए उसी समय केजरीवाल उठे और सदन छोड़कर कार्रवाई समाप्त करके चले गए, इस्तीफा दिया, चुनाव लड़ा। वो उनकी किस्मत है या उनका संबंध है, जैसा भी है। वो फिर मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भी बने। कौन समझौता कर रहा है अपने जैसी विचारधारा के साथ? बीजेपी कर रही है। और बताऊं मैं आपको पूछना है, बहन मायावती से पूछिए, इसी तरह से अखिलेश से पूछिए, ममता बनर्जी से पूछिए, और शिवसेना आपके सामने है। शिंदे इस टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं। कुछ दिन रुकिए और आप देखिए, शिंदे ने इनका साथ दिया, इनके व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया। कल को वही इससे धोखा खाएंगे, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाएगा। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि उसने पहले बादल को निपटाने का काम किसने किया? बीजेपी ने किया। पंजाब में आरएसएस और बीजेपी का कुछ नहीं हो सकता। वो इस तरह की नस्ल के लोग हैं और इस तरह की संस्कृति के लोग हैं। लेकिन बादल ने उनको जगह दी और इन्होंने जब देखा कि उससे बहुत फायदा नहीं है, उनको निपटा दिया। तो निपटाने की राजनीति भाजपा करती है और लगातार कर रही है। आप देख लीजिए और समझ लीजिए। इसलिए धोखेबाज है बीजेपी पार्टी। नमस्कार अनुज जी, न्यूज़ नशा का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हबीब जी का तो बिल्कुल सीधे तौर पे आरोप है कि निगल रही है जो सरकार है, जो
भारतीय जनता पार्टी है वो धीरे धीरे विपक्ष को निगल रही है। और यहाँ पे उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए, जनता पार्टी का एग्जाम्पल दिया, वीपी सिंह की सरकार का, और दिल्ली में जो सरकार, दिल्ली हालांकि सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने सपोर्ट किया था केजरीवाल को और कांग्रेस ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। लेकिन हबीब जी का मानना है कि एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से एजेंसियों के माध्यम से, जैसा कि राशिद अल्वी जी ने कहा है कि डरा धमका कर जो है, चाहे वो पहले जनसंघ हो, अब के बाद बीजेपी हो, और आरएसएस का जो एजेंडा है वो यही है कि विपक्ष को खत्म किया जाए। लेकिन उनका ये भी कहना है कि समय बदलेगा और कभी ना कभी जो है, जो इस तरह की रणनीति है उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। विनोद शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के सिनेरियो 1-2 साल में हमने देखे, और सबसे रीसेंट एग्जांपल हम, जैसा हमने पहले भी बताया, बादल ग्रुप का है कि किस तरह से सालों साल जो है बादल ग्रुप और बीजेपी ने राज किया, सरकार चलाई पंजाब में, और फिर कई मुद्दों पर दोनों में टकराव हुआ और बीजेपी ने उसको साइडलाइन किया, पल्ला झाड़ा, और उसमें गलती कह सकते हैं कि अपने हाथों से अपने कुल्हाड़ी मारने वाली बात होती है वो बादल ग्रुप ने किया। उसको अंदाजा नहीं था कि बीजेपी से अलग होकर वो उसका नामो निशान जो है, क्योंकि लोकसभा में अभी उसका एक भी एमपी नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोनों की तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। लेकिन बीजेपी ने बिल्कुल साइडलाइन किया बादल ग्रुप को, और अब शिवसेना को जो हम देख रहे हैं वो अब किसी से छुपा नहीं है और कहने की भी जरूरत नहीं है कि शिवसेना पूरी तरह से टूट गई है। क्या आपको लगता है, बिहार में हमने देखा कि जिस तरह से जेडीयू लगातार बीजेपी का अपोज कर रही है, कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर बीजेपी का अपोजिशन किया जा रहा है, नीतीश कुमार खुलकर बोलते हैं, और जो लेटेस्ट एग्जांपल अग्निवीर का आया है जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया है इस योजना को। और क्या आपको लगता है आने वाले समय में भाजपा जो है वो इसी तरह का जेडीयू से भी ऐसे ही करेगी, जेडीयू के जो एमएलए हैं वो भी टूटकर क्या बीजेपी में आएंगे, और जेडीयू का जो विपक्ष, जो एक तरह से पार्टी है, उसका भी धीरे धीरे खात्मा होगा? भाजपा जिस तरह से अपने पुराने एलाइज, चाहे वो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल हो या महाराष्ट्र में शिवसेना हो, एक के बाद एक उनसे मुक्ति पा रही है या उनको ठिकाने लगा रही है, उसको देख करके तो यही लगता है कि अगला नंबर बिहार में जनता दल यू का है। लंबे समय से भाजपा और जनता दल यू अलायंस में रहे हैं, लेकिन 2 बार संकट बड़ा रहा है। जब एक बार जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए थे, और अभी एक बड़ी घटना हुई जब अग्निवीर योजना के मामले में सबसे ज़्यादा विरोध बिहार में देखने को मिला, और उसका जो मामला सामने लोगों से या बातचीत से निकल के आया, यहाँ तक कि बिहार के नेताओं ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि पूरी की पूरी मुहिम को सरकार ने और सरकार में बैठे लोगों ने हवा दी, उसको परवान चढ़ाया। उसको देख करके लगता है कि अब अगला नंबर बिहार का है। आरसीपी सिंह पहले से ही अलग हो गए हैं, और उन पर इस तरह का आरोप है कि उन्होंने भाजपा के साथ साठगांठ कर ली है। तो दोनों दलों का एक दूसरे के प्रति लगातार अविश्वास बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह की हिंदुत्व की राजनीति केंद्र से लेकर के हर जगह नज़र आ रही है, और उसको जनता दल यू किसी भी तरह से समर्थन नहीं करती है। हालांकि आरजेडी और जनता दल यू में भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है एक दूसरे को लेकर के, लेकिन अभी की स्थिति को देख कर के ये लगता है कि बहुत जल्द ही जनता दल यू से भी किनारा कर लेगी, और ज़्यादा संभावना है कि छोटे छोटे दलों के साथ या अकेले बिहार में बीजेपी चुनाव में जा सकती है। यहाँ पे विनोद शुक्ला जी का सीधा कहना है कि अग्निवीर का जितना ज्यादा विरोध बिहार में हुआ कहीं नहीं हुआ, और सरकार ने पूरी तरह से समर्थन दिया, रोकने की कोशिश नहीं की। और आरपी सिंह का एग्जाम्पल सामने है कि उन पे आरोप लगा कि वो बीजेपी के साथ मिल गए हैं इनको, इसलिए इनको जेडीयू ने साइडलाइन कर दिया। बिल्कुल, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में जेडीयू भी अलग हो सकती है बीजेपी से, और बीजेपी हो सकता है उसको भी तोड़ दे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात पर ध्यान देने की और गौर करने की भी जरूरत है। ये बात अलग है कि बीजेपी पे इल्जाम लग रहे हैं और इस तरह से देखा भी जा रहा है कि वो विपक्ष को कमजोर कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेता भी, बहुत से ऐसे नेता हैं जो
जो ये कह रहे हैं कि हमने अपनी पार्टी इसलिए छोड़ी और बीजेपी में इसलिए आए क्योंकि जो पार्टी हमें मान सम्मान नहीं दे सकती, हमारे एक्सपीरियंस जो इतना एक्सपीरियंस्ड है उसको वो काम में नहीं ला सकती, तो ऐसी पार्टी में रहने का हमको कोई हक नहीं है, इसलिए हम बीजेपी में आए हैं। और कहीं ना कहीं बहुत नेताओं का लालच भी है जो बीजेपी की तरफ आ रहा है, क्योंकि पिछले 8 साल से सेंटर में और बहुत सारी स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट, और ऐसे में वो जो अपॉर्चुनिस्टिक नेता हैं वो तो वहीं जाते हैं जहां उनको कुर्सी मिलती है, पद मिलता है, पैसा मिलता है। तो इसके चलते भी बहुत से नेता जो है उन्होंने एनडीए का दामन थामा है, बीजेपी का दामन थामा है। तो यहां दोनों ही बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। दोनों ही बातें खतरनाक हैं लोकतंत्र के लिए। विपक्ष को अगर दबाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, वो भी खतरनाक है। और यदि अपॉर्चुनिस्टिक नेता जो फायदा उठाते हैं और वो उस दल में, उस सरकार में शामिल होना चाहते हैं, वहां उस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं जो राज कर रही है, जिसके हाथ में पावर है, वो भी लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आने वाले समय में उम्मीद यही की जा रही है कि हालात सुधरेंगे, लोगों में भी समझ आएगी और सरकार भी जरूर इस बात को समझेगी कि अगर उनको सक्सेसफुली अपनी सरकार को रन करना है, लंबे समय के लिए लोगों के बीच अपनी एक जगह बनानी है, लोगों के दिलों में जगह बनानी है, तो विपक्ष को पूरा मौका मिलना चाहिए, देना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की जीत इसी में है। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है एक्सपर्ट्स के माध्यम से कुछ मुद्दों पर चर्चा की जाए, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो या डिफेंस से रिलेटेड हो। और उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आता होगा, इसलिए आप बने रहिए, देखते रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।